नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते विष्णु जी। विष्णु जी नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्ते सब लोग हमारे पूर्वज तो उसको मानते थे। आप यही कहा जा रहा है पैसे का आज किसी चीज का अभाव नहीं। आप वो दिन याद करिए कि आप स्कूल में पढ़ने जाते थे तो किसी के लिए आप खतरा नहीं थे। आपको पढ़ने से किसी को खतरा होता था, आपको दौड़ने से किसी को खतरा होता था, आप अच्छे स्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने से किसी को खतरा होता था। आज आपके पास लेकिन सब कुछ होने के बाद भी चंद लोगों से अपने आना बेटा। ऐसा स्वस्थ बच्चा पैदा करेंगे वही बच्चों से स्वस्थ होगा। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग म्यूट कर लें। जब पृथ्वी से बच्चा निकला तो उसको कहा गया उसको पकड़ा गया धूप में जब खड़ा हो गया तो जब बरसात आई बरसात में उसको किया गया तो बीमार पड़ गया भयंकर जैसे मर गया और ठंडे के जनवरी के जैसे महीने में उसको मारा गया। किसी के यहाँ बड़ी स्पीच की आवाज आ रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग म्यूट कर लें। रेडमी के नाम से जो कनेक्टेड है वो म्यूट कर लें फिलहाल। जब मान के चलिए हम भाजपा के साथ रहने वाले लोग हैं और टहलने के बच्चे हैं, खाली हम ऐसा हो गए हैं कि हम लाठी और टिकट से करने लगे हैं। अब तो कविता देते थे प्रतिभागियों में जो रेडमी के नाम से कनेक्टेड हम लोगों के साथ वो म्यूट कर लें अपने आप को। हेलो हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। स्टार्ट किया जाए सर। अब राजीव सर शुरू करेंगे। हेलो आप लोग जुड़ जाए। हाँ सर प्रिंसिपल मैम कनेक्ट हो जाए हम लोगों के साथ फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग साथ हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी और डॉक्टर विद्याचरण जी भी कनेक्टेड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और आपका अभिवादन आप दोनों विद्वत साथियों का। और आचार्य मैम जुड़ जाएं फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं उनका देख रहे हैं। जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं वो म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ कनेक्ट नहीं व्हाट्सएप पर ही है ये। एक्चुअली फ्री वाला है ना तो वो मेल करना थोड़ा दिक्कत है। अगर वैसे कहीं तो पड़ जाएगा। हाँ इसे कनेक्ट जी जी।
हेलो जी सर। हाँ नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है और अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है राजीव जी? हाँ आपकी आवाज आ रही है और अच्छा, बस अच्छा, प्राचार्य मैम कनेक्ट हो रही है, हम उसके बाद प्रारंभ करते हैं। जी 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 जरूर। मैडम जुड़ गई राजीव सर? जुड़ गई मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। राजीव जी बोलेंगे ना। बैठे राजीव सर। हाँ जी जी सर। जी सर। प्राचार्य मैडम कनेक्ट हो हाँ गए। कनेक्ट हो गई तो प्राचार्य मैडम है, कनेक्ट हो प्रारंभ गए। कर रहा हूँ। नमस्कार मैडम। आप सभी का अभिवादन। आप सभी का अभिवादन। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगड़ में उन्नाव के EBSB क्लब और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य व्यापक स्तर पर, विश्व स्तर पर हिंदी भाषा और साहित्य को एक बहुआयामी स्वरूप देने के उद्देश्य से, उसको जागरूकता फैलाने के लिए, उसको वृहद स्तर से एक नवीन स्वरूप देने के उद्देश्य से इसको 10 जनवरी को प्रारंभ किया गया था। 2006 से ये प्रारंभ हुआ। वैसे इसका प्रारंभिक स्वरूप विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर से इसको जोड़ा जाता है, जो 1975 में सबसे पहली बार भारत में पुणे में आयोजित किया गया था और 2006 से ये अनवरत प्रारंभ है और विश्व स्तर पे हिंदी भाषा और साहित्य को उसकी जो क्षमता है, उसकी जो समृद्धता है, उसको दिखाने के उद्देश्य से इसको अनवरत आयोजित किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में आप महाविद्यालय इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आप सभी को इस संगोष्ठी में आमंत्रित कर रहा है और आपका अभिवादन और स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम और आदरणीय अतिथि वक्तागण और सभी सम्मानित अध्यापक, छात्र छात्राओं और सभी प्रतिभागियों, आप सभी को ये जानकर अतीव आनंद की अनुभूति होगी कि हिंदी भाषा विश्व स्तर पर अपनी व्यापकता और अपनी विश्वव्यापी सोच के कारण एक नए आयाम की ओर, एक नई दशा की ओर बढ़ रही है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम विश्व स्तर पर, चाहे वो बाजारवाद के कारण हो, चाहे वो अनुवाद के कारण हो, चाहे नवीन जो दशाएं विश्व स्तर पर हमने अपनी शक्ति का, राजनीतिक शक्ति के आधार पर हमने विश्व में अपना स्थान प्राप्त किया है, उसके आधार पर हो, हिंदी व्यापक रूप से सारे विश्व में नवीन आकार धारण कर रही है, नवीन शक्ति के रूप में उभर रही है। इस पर विचार करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर संवाद करने के लिए आज हम लोगों ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। और मैं सबसे पहले अपने जो दो अतिथि वक्ता हैं उनका स्वागत उद्बोधन करने के लिए मैं महाविद्यालय की ऊर्जावान और दूरदर्शी और जिनकी प्रेरणा स्रोत से हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, ऐसी विशाल सहृदयी व्यापक सोच रखने वाली प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अतिथि वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत करें। आपका स्वागत है मैम। प्रोफेसर सुमन गुप्ता मैम। हाँ, धन्यवाद राजीव जी। आवाज आती है मेरी? जी। अच्छा, आज सर्वप्रथम हम विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर
महाविद्यालय के परिवार की ओर से समस्त सुधी जन लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस राष्ट्रीय संघ में जो कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा व साहित्य संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया है। इस अवसर पर पधारे हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी इसी क्रम जी का भी स्वागत करती हूँ, हिंदी में है, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी विश्व हिंदी दिवस, विश्व में हिंदी की जो महिमा है उसका कह लीजिए उसको देखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और भारत का नाम जो है विश्व पटल पर आयोजित है, विश्व पटल पर देख रहा है, तो निश्चित रूप से हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा जो हिंदी है वह कहीं से पिछड़ा नहीं है। हमें किसी भी भाषा, किसी भी, चाहे वह अपनी भाषा हो या दूसरे की भाषा, सर्वप्रथम तो हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। और हिंदी में या दूसरी विदेशी भाषाएं हैं, भाषा का ज्ञान महत्वपूर्ण है, नहीं कि हम दूसरी भाषाओं को लेकर अपने को सम्मानित महसूस करें, ये नहीं। कोई भी भाषा हो लेकिन उसका सही रूप से हमें अगर ज्ञान हो तब वो असली माने में एक ज्ञान होता है। राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और इसमें समस्त हमारे जो सुधीगण हैं आज पधारे हैं, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका एक बार स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के जो अन्य प्राध्यापकगण जुड़े हैं वो भी उनके विचारों से लाभान्वित हो और किस तरह से हम अपनी भाषा की उन्नति के लिए विश्व में अपना एक जगह बनाए हैं। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये भी कहा गया कि हमें अपनी सदैव भाषा का सम्मान करना चाहिए और कहीं पर भी इससे हिंसा की भावना में नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी में कह रहा हूँ या हिंदी में बोल रहा हूँ तो कहीं से मैं पिछड़ा हूँ। तो अपने लोकल भाषा का, ये तो हिंदी भाषा एक विश्व में स्थान रखती है, लेकिन आप देखिए लोकल भाषाओं का भी महत्व रखा गया है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी हमें अगर पढ़ाई या विद्या अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो हमें उनको भी सीखना चाहिए और वहां पर जो विद्यार्थी हैं उनको उस ही भाषा में ज्ञान देकर उनका जो एक प्राइमरी जो प्राथमिक जो ज्ञान है उसको हमें मजबूत करना चाहिए। तो पुनः मैं इस अवसर पर पधारे डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी का और डॉक्टर विद्याचरण जी का मैं स्वागत करती हूँ। वो लोग अपने विचारों को रखें जिससे हम सभी लाभान्वित हो। धन्यवाद के साथ। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी जो हिंदी विभाग के हमारे यहाँ सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय की जो रूपरेखा है और जो इसकी धारणा है उसको आप सभी के समक्ष रखें। डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा व साहित्य संभावनाएं और चुनौतियां, PBSB क्लब व हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। प्राचार्य मैम प्रोफेसर सुमन गुप्ता, समन्वयक डॉक्टर विष्णु मिश्र, आयोजन सचिव या यूं कहूं महाविद्यालय परिवार के शिक्षा सचिव डॉक्टर राजीव यादव सर और सम्मानित वक्तागण डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव और छोटे भाई डॉक्टर विद्याचरण और इस धर्म सांसद में आभासी मंच से जुड़े
देश के कोने कोने से विद्वत साथियों और फूल से महकते और पंछियों से चहकते प्यारे बच्चों, आप सभी को यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद निवेदित करता हूं। आज दुनिया में यानी 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। तभी से हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस तभी से हम मना रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे हम लोग का या भारतवर्ष का क्या मंतव्य था, क्या उद्देश्य था, वह सिर्फ यही था कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़े। यह विश्व की भाषा केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। ये कहा जाता है कि भाषा केवल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, अपितु यह संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का ताना बाना भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अगर हमें अपने भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम विश्व क्या अपने ही घर में हम सही सलामत नहीं रह सकते, नहीं प्रोग्रेस कर सकते। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, निज भाषा उन्नतियां हैं, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बीन रहत हीन के हीन। तो हम जब तक अपने भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम खुद का विकास नहीं कर पाएंगे और फिर अपनी भाषा को एक ऊंचाई नहीं दे पाएंगे। आज विश्व में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं हैं और विश्व के हर देश में अपनी अपनी भाषाओं का अपना अपना एक परचम है। लेकिन हिंदी का जो विश्व में बोलने का जो प्रतिशत है, जो आधार है, आज के डेट में हिंदी पूरे विश्व में बोलने की और लिखने के मामले में दूसरे स्थान पे काबिज है। यह एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसके अनेक देसी विदेशी शब्दों को इसने अपनाया है और इसकी जो कहते हैं ना पाचन शक्ति, पहचानने की शक्ति, वह इसकी बहुत मजबूत है। इसीलिए देसी विदेशी सारी भाषाओं को पहचानने की क्षमता रखता है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनि, शब्द, मुहावरे और कहावतों को अपने अंदर पहचाना है। यही कारण है कि आवाज आ रही सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी सर। जी, तो सिर्फ हिंदी भारतीय संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का भी काम करती है अपने सरलता की वजह से। इन्हीं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में जोर देते हुए ये बात कही थी। अब हम इसकी संभावनाओं पे बात करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं हिंदी को लेकर के, क्या क्या कहाँ हिंदी रोजगार दे सकती है, किस तरह से ये विश्व पटल पे एकाधिकार कर सकती है। तो आइए हिंदी की संभावनाओं पे एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा में रोजगार की एक तरह से भरमार है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में यदि हिंदी प्रयोग में देखें तो हिंदी का प्रयोग वहां गुणात्मक तरीके से हुआ और उसकी वृद्धि हुई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप में हिंदी का
ही दबदबा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें मालूम है कि हिंदी का आने वाले समय में और वर्तमान समय में भविष्य बहुत उज्जवल है। इसलिए ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी दिग्गज कंपनियां इस हिंदी जैसे विषय में काम करने को मजबूर हैं। पूरे विश्व में हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता में रोजगार का एक आकर्षण विकल्प, जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जो सुयोग्य युवाओं के अवसर के लिए स्वागत में तैयार खड़ी हैं। बस आपको करना क्या है? प्रयास करना है। आपको नए उदाहरण के तौर पे बताऊं, रेडियो जॉकी और समाचार वाचक के रूप में हिंदी में शानदार करियर बनाया जा सकता है। इनके माध्यम की आवाज पूरे विश्व में सुनी जाती है। आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, ऑल इंडिया रेडियो पर आमीन सयानी का वो अंदाज अभी आप भूले नहीं होंगे, जब वो आमीन सयानी कहते हैं, जी हाँ भाइयों और बहनों। तो ये चीजें जो आपको विश्व पटल पे ले जाती है। अभी जो तत्काल रेडियो मिर्ची पे जो आरजे नवेद का नाम आज का बच्चा जानता है, क्योंकि वह हिंदी में अपनी बात जब रखते हैं तो जैसे लगता है कि वह हृदय को छू रहा है। आज हिंदी पूरे देश के लगभग 350 विश्वविद्यालयों में पढ़ी और बोली और समझी जा रही है। हिंदी विश्व के विभिन्न देशों में जैसे म्यांमार, सिंगापुर, मॉरिशस, पाकिस्तान, इस तरह से विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसको हिंदी ने अपने सहृदयता से, अपने मृदु शब्दों से छुआ न हो। इससे कोई ऐसा देश नहीं है विश्व का जो अछूता रह गया हो। यही कारण है कि आज हिंदी का सूरज पूरे विश्व में कभी अस्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा और साहित्य की संभावनाएं अनंत हैं। केवल हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि आप सच्चे मन से प्रयास करने की अभी जरूरत है। लास्ट में, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये जो इसका विश्व स्तर पे और इसका जो संक्षिप्त रूप था हमने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर को, जिन्होंने इस विषय वस्तु की प्रस्तुति के लिए हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े विस्तार ढंग से आपने विषय जो वैश्विक परिदृश्य हिंदी भाषा और साहित्य संभावनाओं और चुनौतियों विषय पर आयोजित ये राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का जो विषय था उसको बड़े ही व्यापक और बड़े ही सरल तरीके से आपने जिस तरीके से रखा, ये अनुकरणीय है। और निस्संदेह हिंदी भाषा का जो ज्ञान है, हिंदी साहित्य का जो ज्ञान है, और चूँकि ये हमारी मातृभाषा है तो इस मातृभाषा पर हमें गर्व होना चाहिए और हम अनेक विश्व की अनेक भाषाओं को सीखें, लैंग्वेजेस पर हम पूरा ध्यान रखें और उसको अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। लेकिन यह भी निश्चित तौर पर यह सत्य है कि जो हमारी अपनी मातृभाषा है, हिंदी है, और हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हमारे संस्कृति और हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण करती हैं। तो अपने व्यक्तित्व के पूर्ण निर्माण और अपनी संस्कृति के सम्यक संवहन के लिए हमें अपनी मातृभाषा और हिंदी पर का साहित्य और उसकी भाषा को विशेष रूप से अनुकरण करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। इसी विषय पर संवाद स्थापित करने के लिए, चर्चा परिचर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य दो विद्वान अतिथि वक्ता हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विद्याचरण जी को आमंत्रित करता हूं और आमंत्रण के पूर्व मैं उनका परिचय करा दूं। वो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदुपुर गौरी बाजार देवरिया में सहायक आचार्य के पद पर हिंदी विभाग में इस समय कार्यरत हैं। और आप अगर उनकी कविताओं और उनके लेखन के बारे में अगर आप पढ़ें तो एक सम्यक दृष्टि आपको दिखाई पड़ती है भाषा पर। जिस
सहज और सरल तरीके से जो उनका विस्तार है, जो उनकी पकड़ है, वो हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि वो अपने संबोधन में अपनी कविताओं से भी आप सभी का परिचय कराएंगे। मैं ऐसे विद्वान साथी को आप सभी के मध्य आमंत्रित करता हूँ कि उनके सानिध्य से, उनके साहित्य संबंधी विचार और उनके भाषा संबंधी जो उद्बोधन है, उस सभी से हम सभी लाभान्वित हों। तो मैं डॉक्टर विद्याचरण जी को आमंत्रित करता हूं। और ये भी बता दूं कि उनका खासकर व्यंग साहित्य पर उनका अच्छी पकड़ है। और मैं अभी आप उनके उद्बोधन से ये महसूस कर पाएंगे कि साहित्य और हिंदी साहित्य और भाषा दोनों को किस तरीके से वो हम सभी के मध्य रखते हैं। हम उससे आकर्षित होंगे और हम जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसी आशा है। और मैं डॉक्टर विद्याचरण जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विद्याचरण जी। धन्यवाद राजीव जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच से जुड़े हुए आदरणीय प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर दिग्विजय जी, और इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव राजीव जी के प्रति आभारी हूँ। और विशेष रूप से राजीव जी के प्रति मैं आभारी इसलिए हूँ क्योंकि आपने फिराक की तबीयत पाई है। आपने मुझसे ये आग्रह किया था कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ अपनी शुरुआत करूं। तो कुछ पंक्तियां मेरे जेहन में इस समय आ रही हैं। अंग्रेजी ने हिंदी को आमंत्रित किया, दोनों गले मिले और फूल खिले और रोशनी हो गई। अंग्रेजी ने हिंदी को आमंत्रित किया, दोनों गले मिले और रोशनी हो गई। मेरा ये जो मेरा विषय है आज के बातचीत का कि हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, आज हिंदी कहाँ है और क्यों है, और हम क्यों चाहते हैं कि हिंदी का विस्तार हो। हिंदी हमारी मातृभाषा है और अपनी भाषा से हम सभी का एक गहरा लगाव होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी भाषा फले फूले और विस्तार पाए। लेकिन मैं ये अपनी बात इस बिंदु को रेखांकित करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी का वैश्विक परिदृश्य है, उस वैश्विक परिदृश्य में दो बिंदुओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। पहला बिंदु तो ये है कि किसी भी भाषा के फैलाव की जो सबसे मुख्य वजह होती है, वह होती है उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या। और दूसरा जो कारण होता है, वह कारण होता है कि नए अवसरों का सृजन करना। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या आज विश्व में चीन की भाषा मंदारिन के बाद सबसे अधिक है। कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व में हिंदी का स्थान, हिंदी बोलने वाले लोगों का स्थान मंदारिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथा है। और कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि आज हिंदी भाषियों की संख्या पूरे विश्व में वैश्विक परिदृश्य में दूसरे स्थान पे आ गई है। मंदारिन के बाद इस भाषा को बोलने वाले लोग दुनिया में सबसे अधिक हैं। दिग्विजय जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि दुनिया भर में कितनी सारी भाषाएं हैं। जो मेरी जानकारी है कि 4000 से अधिक भाषाएं आज दुनिया में बोली जा रही हैं। लेकिन चूंकि उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या सीमित होने के कारण और उन भाषाओं में जो नए हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, नए जो ज्ञान और विज्ञान है, उनको समाहित करने की
पर्याप्त क्षमता न होने के कारण आज इनमें से अधिकांश भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। अगर इस तथ्य के आलोक में हम हिंदी को देखें तो हम अपनी भाषा पे गौरव कर सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या एक विशाल संख्या है, बल्कि दूसरी भाषाओं के ज्ञान विज्ञान को समाहित करने की इसकी क्षमता भी बेहद अद्भुत है। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो इस हिंदी का जो वैश्विक परिदृश्य है, आज हिंदी का जो विश्व में स्थान है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ? मित्रों, मैं आप सभी जानते हैं, परिचित हैं, सभी विद्वान साथी हैं कि हिंदी का यह जो विकास, यह जो परिदृश्य हमारे सामने है, उस परिदृश्य को भूख ने और रोजी रोटी की जरूरतों ने, हमारी आवश्यकताओं ने, ज्ञान विज्ञान की हमारी चाहत ने एक नया आयाम प्रदान किया है। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ से गिरमटिया मजदूर के रूप में गए हुए लोग हों, या फिर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए फिजी, सूरीनाम में, गोरखपुर, पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों से गए हुए वो गरीब और मजदूर लोग थे, जिनके पास वहां जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यह जाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन आज इन्हीं मजबूर तबके, इन मजबूर लोगों ने आज वहां पे अपनी शासन सत्ता स्थापित की है। न सिर्फ इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित की, बल्कि अपनी भाषा के संस्कार और जीवन मूल्यों को भी स्थापित किया है। आज सूरीनाम, फिजी और भी कई सारे हैं जो मुझे इस समय ठीक से कुछ मिस हो रहा है मुझसे, लेकिन आज पूरी दुनिया में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। ये हिंदी की जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, ये उस बात को प्रकट करती है। आज अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी को जानने समझने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हिंदी को फिजी में आधिकारिक भाषा का दर्जा तक प्राप्त है। यह हम सभी के लिए संतोष और गर्व का विषय है। मित्रों, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत या यह विचार 1973 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने विश्व हिंदी सम्मेलन मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, और जिसपे अमल करते हुए सन 1975 ईस्वी में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। इसी क्रम में और नए जरूरतों को महसूस करते हुए 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस की यह जो परंपरा, यह जो कड़ी बीच में छूट गई थी, पुनः इसकी शुरुआत करते हुए विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की, और उसके बाद निरंतर यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। अब तक ये हमें जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। इसके पहले जो 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वो मॉरिशस में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि मॉरिशस में हिंदी, और वह हिंदी जो भोजपुरी, जिसमें काफी कुछ भोजपुरी का अंश है, यह भाषा मॉरिशस में एक बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है। एक भोजपुरी अंचल का होने के नाते ये मेरे लिए एक अलग सुखद अनुभूति के समान है। विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे जो सोच थी, वह सोच यह थी कि नए अवसरों का सृजन किया जाए। मित्रों, जब एक व्यक्ति एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो वह
अपनी जरूरतों के लिए वह पलायन करता है, विस्थापित होता है। कभी जरूरतों के लिए, कभी भूख, कभी रोटी के लिए, कभी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए, कभी बेहतर जीवन की तलाश में। कारण अनेक हो सकते हैं, किंतु किसी व्यक्ति का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता है, वह उसके साथ उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके जीवन मूल्यों का भी जाना होता है। आज इन प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारत सरकार की जो अपनी सोच है, भारत सरकार निरंतर इस सोच को बढ़ावा दे रही है। उसका कारण यह है कि यदि विश्व में हिंदी बोलने और समझने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तो इसका यह अर्थ होगा कि हिंदी भाषियों के लिए, हम भारतवासियों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं, जो ज्ञान विज्ञान के अवसर हैं और जो अन्य अवसर हैं, उन अवसरों में निरंतर हमारे लिए नए नए उनकी संख्या में हमारे लिए नए अवसरों का सृजन हो गया। वस्तुतः पूरी दुनिया में, किसी दुनिया में भाषा के प्रसार का अर्थ यह होता है कि दुनिया में हमारी साख बढ़ रही है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। किंतु मित्रों, मैं इसके साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति हमारा प्रेम होता है, लगाव होता है, लेकिन हमें अन्य भाषाओं के प्रति भी हमारा जो नजरिया है वो सम्मानजनक होना चाहिए। मैंने इसीलिए जिन दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत की थी कि अंग्रेजी ने हिंदी को आमंत्रित किया, दोनों गले मिले और रोशनी हो गई। ज्ञान और विज्ञान जिस भी भाषा में है, हमें उसे अपनी भाषा समाहित कर लेना चाहिए। और अगर इस नजरिए से हम देखते हैं तो हिंदी भाषा काफी सशक्त है। दुनिया में जो अलग अलग भाषाओं में जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम जो पुस्तकें हैं, उनकी एक बड़ी संख्या में उनका अनुवाद हमारी हिंदी भाषा में हुआ है और यह हमारे लिए संतुष्टि का, हमारे लिए सम्मानित होने का विषय है। किंतु हमारा जो नजरिया है वह दूसरी भाषाओं के प्रति कदापि संकीर्ण नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकारें हिंदी भाषा प्रचार और प्रसार के लिए एक तरफ तो इतनी प्रयासरत रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान के जो एक चर्चित कवि विश्वास हैं, उन्हें ये कहना पड़ता है कि हिंदी दिवस मनाने का आदेश अंग्रेजी में आया है। वह व्यंग करते हुए कहते हैं कि हिंदी दिवस मनाने का आदेश अंग्रेजी में आया है। तो ये हमें सोचना पड़ता है कि हम ये बात कितनी आत्मीयता से कहते हैं, कितने लगाव से कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। किंतु जब हिंदी को सम्मान देने की बात आती है, जब हमें पद मिलता है, जब हमें अवसर मिलता है, जब हमें मंच मिलता है, तो हम अन्य भाषाओं, हम अपने को अभिव्यक्त करने के लिए अन्य भाषाओं का चयन करते हैं। मित्रों, यह कहीं न कहीं हमारी कुंठा को प्रकट करता है, हमारे आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। आप जिस भी भाषा में अपने को अभिव्यक्त करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करें। आप हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो यह बात हम पूरे आत्मविश्वास और पूरी आत्मीयता से कहें, और न सिर्फ कहें बल्कि जीवन में उसे उतारे भी। ऐसा न हो कि हरिशंकर परसाई को फिर कहना पड़े कि हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी बोलने वाले लोगों ने हिंदी बोलने वाले लोगों से यह कहा कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए। ये अपने समय का एक बड़ा ही चर्चित व्यंग रहा, जो हरिशंकर परसाई ने हिंदी दिवस के अवसर पर कहा था कि स्थिति यह है कि जो कभी कभी हिंदी बोलते हैं और जो हमेशा हिंदी बोलते हैं, वह उन्हें ये समझाते हुए कहा करते हैं मंचों से कि हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें हमारे भीतर यह जो कुंठा है, मित्रों, कोई भी भाषा हो, दुनिया में 4000 से अधिक भाषाएं हैं और इन भाषाओं का जन्म 10 भाषा परिवारों के बीच से हुआ है।
कभी न इनमें से जो अधिकांश भाषाएं हैं कभी न कभी किसी न किसी एक परिवार से संबंधित थी। जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है, यानी वह उस भाषा समूह से है जिसकी भाषाएं भारत में भी बोली जाती हैं और यूरोप में भी बोली जाती हैं। आप हम में से अधिकांश विद्वान साथी इस बात से परिचित हैं कि जो हिंदी भाषा है वो ईरानी भाषा के काफी निकट है। जो संस्कृत में तमाम ऐसे शब्द मिलते हैं तो ईरानी में भी मौजूद हैं। ये सारे तथ्य इस बात को कहने के लिए मैंने यहाँ पर उपस्थित किए हैं कि हमारी भाषा समृद्ध है और हमारी भाषा हमारे प्रत्येक भावों को, विचारों को, हमारी जरूरतों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यह मंगल कामना करता हूं कि हिंदी ऐसे ही अपने वैश्विक परिदृश्य में फूले फले और हम हिंदी भाषियों के लिए नए अवसर और नए क्षितिज का निर्माण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विद्याचरण जी। निस्संदेह आपका वक्तव्य और उसमें निहित जो विचार हैं कि हिंदी भाषा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी गहरी है क्योंकि वो सभी को आत्मसात कर लेती है और वो हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही क्योंकि भाषाएं हमेशा संस्कृतियों की संवाहक मानी जाती हैं, जिसके माध्यम से संस्कृतियां जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ती हैं, आगे नए विचार ले जाती हैं और नए विचारों को जन्म भी देती हैं। इस धारणा के साथ मैं आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार की तरफ से, EBSV क्लब की तरफ से और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और मैं आपकी उद्बोधन को एक आपकी ही द्वारा लिखी हुई पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा और आपका व्यक्तित्व, आपकी कविताओं का जो मैंने मूल्यांकन किया है, जो मुझे अच्छी लगी हैं, मैं उनमें से कुछ पंक्तियों को आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। मिजाज मिलता नहीं मेरा अब शहर की आबो हवा से। मिजाज मिलता नहीं मेरा अब शहर की आबो हवा से। सोचता हूँ मिजाज बदलूं की शहर, सोचता हूँ मिजाज बदलूं की शहर। बहना और सहना हिस्से बन गए हैं जिंदगी के, मैं दोनों से महरूम कुछ गैर जरूरी सा हो गया हूँ। मैं हंस नहीं सका कभी किसी जलते हुए आशियाने को देखकर, मैं हंस ना सका कभी किसी जलते हुए आशियाने को देखकर। मैं तब भी लड़ा, अब भी लड़ रहा हूँ, यहाँ तक कि कुछ नाउम्मीद हो चला हूँ। फिर भी गहरे कहीं तूफान उठ रहा है, सागर मगर खामोश है बहुत। घने कोहरे में लिपटी है आवाजें रोशनी भी, शुक्र है अभी बाकी जुगनुओं में जान तो है। तो जुगनुओं में जान, जो ये एहसास है, इस एहसास को हम सब अपने अंदर जीवित रखें और क्योंकि जो छोटे छोटे प्रकाश हैं वही आगे चलकर बड़े मशाल के रूप में, क्रांति की मशाल के रूप में परिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं और उन मशालों से हम केवल एक सभ्यता और संस्कृति को नहीं बदल सकते बल्कि हम पूरे मनोभाव को बदल सकते हैं, विचार को बदल सकते हैं। तो ऐसे ही जुगनों की उस छोटी सी रोशनी में हम अपने अंदर जला के रखें, बचा के रखें। इस विश्वास के साथ मैं अगले अपने अतिथि वक्ता को आमंत्रित करता हूं, जो राजकीय महाविद्यालय आलापुर अंबेडकर नगर में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी। और आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरशंकर परसाई जी की व्यंग्य यात्रा के सामाजिक मूल्यांकन विषय पर शोध कार्य किया है और निरंतर वो लेखन करते रहते हैं और अपनी व्यंग्य के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आमूलचूल जो नए करवटें जीवन में बदलती हैं, उन सब के ऊपर उनका लेखन रहता है। मैं ऐसे विद्वान साथी डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि वैश्विक परिदृश्य में हिंदी साहित्य और भाषा संभावनाएं और चुनौतियों विषयों पर जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है,
इस पर अपने विचार रखें। और जी सर, आपकी भी आवाज आ रही है सर। मैं आमंत्रित करता हूं आपको अपने उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ईवीएस क्लब व हिंदी विभाग इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांगरमऊ उन्नाव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन गुप्ता जी को, समन्वयक डॉक्टर विष्णु मिश्र जी को, संयोजक डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी को और आयोजन सचिव श्री राजीव यादव जी, साथी वक्ता डॉक्टर विद्याचरण जी को सादर अभिवादन करते हुए इस आभासी मंच पर इस सुअवसर पर जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा हिंदी प्रेमियों को सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हिंदी दुनिया की एक बड़ी भाषा है। न सिर्फ वो भारत संघ की राजभाषा है, बल्कि उत्तर भारत के 10 राज्यों की भी वो राजकाज की भाषा है। साथ ही साथ भारत के जो सीमावर्ती राष्ट्र हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी वो एक संपर्क भाषा के रूप में मौजूद है। दुनिया के सभी महाद्वीपों में हिंदी भाषा को बोलने वाले, हिंदी को पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। एक ऐसी भाषा जो संख्या, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भी दुनिया में सबसे बड़ी भाषा के रूप में मानी जाती है। सन 1999 में यांत्रिक अनुवाद पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होजुमी तानाका ने जो भाषाई सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसके लिहाज से हिंदी चीन की मंदारिन भाषा के बाद दूसरे स्थान पर रहकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है संख्या की दृष्टि से। पहले हिंदी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर परिगणित किया जाता था, उसकी स्थिति थी। सन 2005 में डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने जो एक शोध किया था, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, उन्होंने अपने शोध निष्कर्ष में ये बात बताई कि मंदारिन बोलने वालों की संख्या लगभग 90 करोड़ 4 लाख के आसपास है और हिंदी बोलने वालों की संख्या वो 100 करोड़ से अधिक है, यानी 1 अरब 2 लाख से अधिक बोलने वाले हैं। और उनके लिहाज से हिंदी दुनिया की नंबर 1 की भाषा है, पहले नंबर की भाषा है भाषाभाषियों की दृष्टि से। फिलहाल अगर इस आंकड़े को पूरी तरीके से ना भी माना जाए, उन्होंने हिंदी को उर्दू बोलने वाले, मराठी बोलने वाले भी, जो हिंदी जिनकी मातृभाषा नहीं है, बखूबी समझते हैं, उन सबको मिला करके अपना ये आंकड़ा प्रस्तुत किया था। फिलहाल दुनिया की एक बड़ी भाषा हिंदी है। अगर हम थोड़ा सा पूरे भूमंडल को देखें, कहाँ कहाँ और किस किस रूप में हिंदी मौजूद है, तो हम खुश हो सकते हैं कि जिस भाषी समाज में हमने जन्म लिया है, जो हमारी मातृभाषा है, वो दुनिया के कोने कोने में फैली हुई, दुनिया के जो भी सिद्ध मुल्क हैं, राष्ट्र हैं, वहां वो बोली समझी जा रही, व्यवहृत हो रही है। गिरमिटिया मजदूरों द्वारा औपनिवेशिक दौर में हिंदी मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम में पहुंची और वहां आज वहां के जो नागरिक हैं, उनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि वहां पर एक तरह से वर्चस्व की भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी है। उसका एक रूप क्या है, एक अलग बात है। सभी जानते हैं कि मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप
भारत से थोड़ी दूर पर ही, जहां पर फ्रेंच कॉलोनियां थी, और यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से, विशेषकर आजमगढ़, गोरखपुर और छपरा, आरा आदि जिलों से जो गिरमिटिया मजदूर गए, वे न सिर्फ रोजी रोटी के लिए विवशता में इस देश से पलायन किए, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ का साहित्य भी लेके गए, और उनकी मातृभाषा भोजपुरी एक तरह से वहाँ के दैनंदिन व्यवहार की भाषा बनी, क्योंकि भाषा में इस तरह का कोई शुद्धता का आग्रह चल नहीं सकता समाज में। हम जिस भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में होते हैं, उसका मिश्रण, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो मॉरिशस में जो भाषा बनी वो क्रियोली जिसे कहा जाता है, क्रियोली फ्रेंच और हिंदी के मिश्रण से बनी हुई भाषा है। और हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु अनंत जी, जो हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी के विकास में, हिंदी कथा साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मित्रों, सन 2016 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवासी हिंदी साहित्य पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी, 3 दिवसीय, जिसमें मॉरिशस से प्रोफेसर अलका धनपत जी, ब्रिटेन से तेजेंद्र शर्मा जी, कनाडा से स्नेह ठाकुर, पूर्णिमा बर्मन जैसे साहित्यकार, ब्रिटेन से ही ओम वर्मा जी पधारी थी, और उन लोगों के मुख से जिस तरह की निर्दोष हिंदी सुनने को मिली, उसे एक सुखद अनुभूति हुई कि हमारी हिंदी दुनिया के उन मुल्कों में जहां बहुसंख्यक जो है भाषाभाषी वो यूरोपियन भाषाएं, विशेषकर अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले हैं, दुनिया के मजबूत राष्ट्र माने जाते हैं, आर्थिक रूप से, सामरिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र हैं, वहां भी हिंदी की यत्ता है, अस्मिता है। न सिर्फ वहां वो बोली जा रही है, बल्कि साहित्य सृजन का जरिया भी है। आज इस आर्थिक उदारीकरण के दौर में, तकनीकी विकास के उस दौर में जहां सूचना प्रौद्योगिकी ने इतना अधिक विकास किया है कि भारत भारद्वाज जी जब नॉर्थ ईस्ट में कार्यरत थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदी की पत्रिकाएं वहां मिलती नहीं थी, कितनी मुश्किल से मुझे मंगाना पड़ता था। आज इस इंटरनेट के दौर में ई बुक्स और तरह तरह की जो वेबसाइटें हैं, उस पर हिंदी की असीमित सामग्री उपलब्ध है पढ़ने के लिए। लगभग सभी मातृभूमि पत्रिकाओं के ई वर्जन उपलब्ध हैं, उसके इंटरनेट पर उसके संस्करण मौजूद हैं। तो आज जो भी हिंदी पढ़ना चाहे, उसके लिए हिंदी प्रेमी के लिए हिंदी पढ़ना कोई दुष्कर कार्य नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। खाड़ी देशों में अभी लौट आए हैं कृष्ण बिहारी जी, जो आबू धाबी में कार्यरत थे। नया ज्ञानोदय में बराबर उनकी रचनाएं छपती थी। संप्रति निकट पत्रिका का वो संपादन कर रहे हैं भारत में ही रह करके। उन सब लोगों ने जहां पर वे अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए मौजूद थे, वहां पर अपनी भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए काम किया। सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक नार्वे में रहकर समाचार पत्र निकाल रहे हैं, हिंदी में फिल्में बना रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में हिंदी भाषा की स्थिति है। खुश होने के लिए ये चीज काफी भी लगती है। और भारत में भी देखा जाए तो हिंदी का बाजार बढ़ा है। निश्चित रूप से स्टार न्यूज जैसा चैनल, जो कि अंग्रेजी में शुरू हुआ था, उसकी दर्शकों की संख्या सीमित थी, लिहाजा हिंदी में बहुत बड़ी दर्शक संख्या होने को देखते हुए स्टार न्यूज ने अपना चैनल पूरी तरीके से हिंदी में किया। और हिंदी के दैनिक जो समाचार पत्र हैं, प्रतिदिन छपने वाले जो अखबार हैं, उनकी प्रसार संख्या, उनके प्रकाशन की जो प्रतियां हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में है कि किसी भी उद्यमी को हिंदी भाषा में अपना वो रोजगार सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त है। तो देखा जाए तो हिंदी मजबूत स्थिति में है। लेकिन गहराई से हम विचार करें तो
वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार के स्तर पर एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत मजबूत स्थिति में होने के बावजूद उसकी स्थिति खराब है। खराब किस अर्थ में है? प्रसिद्ध समाज विज्ञानी और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी ने 2004 के आसपास एक आलेख लिखा था कि किस तरीके से देखा जाए तो हिंदी को हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में छा रही है, लेकिन विशुद्ध हिंदी पट्टी में झुमरी तलैया में भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की बाढ़ आ रही है। हम हिंदी से हट रहे हैं, पढ़ाई का माध्यम हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा को बनाया जा रहा है। तब नई पीढ़ी हिंदी के प्रति उदासीन हो रही है, वो हिंदी भाषा का व्यवहार शिक्षा माध्यम के रूप में नहीं करेगी, तो हम कैसे माने हिंदी की स्थिति अच्छी है? केंद्रीय विद्यालयों में दिल्ली का एक आंकड़ा पंकज बिष्ट ने पेश किया था कि किस तरीके से हायर सेकेंडरी में बहुत सारे बच्चे जो दूसरी विषयों में पास हैं हिंदी में फेल हो गए। दिल्ली एक हिंदी भाषी राज्य है, वहां के बच्चे हिंदी में फेल हो गए। और ये हम सबके सामने है, जो हिंदी माध्यम की पढ़ाई के विषय हैं, जो स्ट्रीम है, जो धाराएं हैं, किस तरीके से उसमें शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास निरंतर है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, वो नीति नियंता जो भारत में अभिजात्य हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीतियां तय करते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था बनाते हैं, उनकी मंशा, हिंदी भाषियों की अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति उदासीनता, ये सारी चीजें क्या नहीं परिलक्षित होती हैं? आप कल्पना करिए कि हिंदी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक सही प्रार्थना पत्र आपको लिख करके देते हैं। ठीक उसी के समानांतर भारत में जो एक दूसरा भारत जो है क्रियाशील है, वो किस तरीके से अपने को शेष समाज से विशिष्ट बनाने की प्रक्रिया में अपने शिक्षा माध्यम को ही बदल करके और कितनी गंभीरता से, संजीदगी से वो भाषा सीखने को लेकर के, भाषा के बर्ताव को लेकर के न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि अभिभावकों तक को वो प्रशिक्षित और प्रेरित करता है। तो जब हमारी नई पीढ़ी विशुद्ध हिंदी पट्टी में, झुमरी तलैया में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बाढ़ आ रही है, हिंदी मीडियम के स्थापित स्कूल संस्थाएं टूटने के कगार पर हैं, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति छात्र संख्या घटते हुए देख करके नहीं की जा रही है, स्कूल टूट रहे हैं, हिंदी माध्यम की संस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदी का भविष्य बहुत सुनहरा है? ये सही है कि बाजार को देखते हुए जो विश्व ग्राम की कल्पना है, भूमंडलीकरण की जो अवधारणा नितांत आर्थिक कारणों से पूंजीवादी राष्ट्रों ने फैलाई है, उनके हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आप प्रारंभ करें सर। ये चिंता तो है ही कि अपने बाजार को, अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्रों द्वारा भारत में समाचार पत्र का बाजार, समाचार चैनलों का बाजार और अभिप्राय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाजार तो बहुत बड़ा है,
कैसे हम हिंदी भाषी उस बाजार में एक अवसर तलाशें कि जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं वो कैसे बेहतर पत्रकार, बेहतर पटकथा लेखक, कैसे बेहतर समीक्षा अधिकारी, अनुवादक के रूप में निर्मित हों कि वो रोजगार के साथ साथ किस तरीके से हिंदी की अस्मिता को समृद्ध करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए काम करें। मित्रों, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने हिंदी भाषा को लेकर के यही है कि इस भूमंडलीकरण के दौर में संख्या बल की दृष्टि से उन्नत शब्दावली, समृद्ध साहित्य वाली हिंदी अपने को मजबूत बनाए, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसमें कोई संदेह नहीं, इस भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी को जो आज अवसर संख्या बल की दृष्टि से मिला है वो एक बड़ा अवसर है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारा उपयोग कर रही हैं, अपने उत्पाद को, अपने विज्ञापन हिंदी में बना करके बेच रही हैं, धारावाहिक और समाचार पत्र और समाचार चैनल हिंदी में परोस रही हैं, वो हिंदी भाषी आज अपने उन पत्रकारों में किस तरीके से वह आलोचनात्मक विवेक, वो भाषा के प्रति आत्मीयता और गरिमा का भाव भरे कि हमारे हिंदी भाषी समाज में आलोचनात्मक विवेक पैदा हो, उन्हें शासित होने की मानसिकता से ऊपर उठ करके एग्जीक्यूटिव बनाने की, मतलब निर्णय लेने की हैसियत वाला नागरिक बनाने के लिए तैयार करे। इसके लिए कुछ संस्थाओं ने प्रयास भी किया है, जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा ने अपना MBA का पाठ्यक्रम यानी प्रबंध शास्त्र में की शिक्षा वो हिंदी में देने की पहल की। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने समाज विज्ञान को हिंदी माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। हमारे नए विद्यार्थी शायद इस बात से अवगत नहीं होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी माध्यम से हिंदी विषय में होता था। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के नाम के एक हिंदी जो कि गैर भारतीय थे, भाषी ही नहीं बल्कि गैर भारतीय थे, उन्होंने किस तरीके से राम कथा पर हिंदी माध्यम से पहला शोध प्रबंध हिंदी विषय का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिखा। तो निश्चित रूप से हिंदी की औपनिवेशिक दौर में हिंदी को मजबूत किया, न सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि भारत के गैर हिंदी भाषी हिंदी प्रेमियों ने उसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बनाते हुए पूरे भारत की संपर्क भाषा बनाने, राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। लेकिन वो कौन सी कमियां हैं, वो कौन सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या हिंदी भाषियों में स्वत्वबोध या गौरव बोध की भावना का अभाव है, जो बांग्ला भाषी या मराठी बोलने वालों में दिखता है, हिंदियों में सिरे से नदारद है हिंदी भाषियों में, ये गहरी चिंता का विषय है। तेजेंद्र शर्मा जी ने एक हवाला दिया था कि ब्रिटेन में हिंदी की स्थिति या दूसरे मुल्कों में किस तरीके के है, कि वहां पर जैसे चर्च हैं, वो चर्च जहां संख्या घट रही है धर्म के प्रति आस्था कम होने या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के चलते, तो वहां के बहुत सारे चर्च जो घाटे में वो बिक रहे हैं, और भारत के हिंदी भाषी लोग उस चर्च को खरीद करके उसे मंदिर में तब्दील करके सप्ताह में वहां हिंदी की संगोष्ठियां रखते हैं, लोगों को खाने पीने का प्रबंध करते हैं, और अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जिंदा रखने के लिए, एक दूसरे से बर्ताव के लिए, साझा करने के लिए अपने विचारों और भावों को कैसे अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। ये सही है कि दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी जब पढ़ाई जा रही है और 6,600 से अधिक जो शिक्षण संस्थान है विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के, वो पूरी दुनिया में भारत के बाहर हिंदी के लिए कार्यरत हैं, क्रियाशील हैं, फिर भी वो हिंदी जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उससे हिंदी मजबूत नहीं होनी है।
हिंदी की मजबूती हिंदी भाषियों की मजबूती पर निर्भर है। यानी वो अपनी भाषा को लेकर के कितना संजीदा है। 10 करोड़ या 15 करोड़ भारत से बाहर रहने वाले लोग हिंदी को मजबूत उतना नहीं बनाएंगे। एक सुखद एहसास वो करा सकते हैं, उनकी आवश्यकता भी है कि आपस में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमें भी सुखद एहसास हो सकता है कि हम बाहर जाएं तो उनसे मिलें और वो बात करें उसमें। लेकिन हिंदी की मजबूती हिंदी भाषियों और हिंदी भूपट्टी में, हिंदी भूभाग में उसकी मजबूती पर निर्भर है। और वह मजबूती शिक्षा के माध्यम में हिंदी की सशक्त स्थिति से होगी। वह मजबूती हिंदी के पत्र पत्रिकाओं के बर्ताव से होगी। वह मजबूती से होगी प्रशासन में हिंदी की प्रचुरता से बर्ताव पर होगी। यानी जो भी डिसीजन मेकिंग स्थितियां हैं, चाहे वो कारपोरेट की पढ़ाई हो, प्रबंध शास्त्र की हो, चाहे वो न्यायालय के फैसले हों, उसकी बहस हो, वो हिंदी में नहीं होती। यानी जो मजबूत स्थितियां हैं, नियामक और निर्णायक स्थितियां हैं, वहां हिंदी नहीं पहुंचेगी तो हिंदी मजबूत नहीं होगी। आप कल्पना करें कि दूसरे मुल्क फ्रेंच, जो दुनिया की सर्वाधिक अभिजात भाषाओं में से एक है, और वो ब्रिटेन में इस कदर हावी थी कि ब्रिटेन के नागरिकों की भाषा जो थी, वहां की वर्नाक्युलर जो भाषा थी, देसी भाषा, उसको गवारों की भाषा कहा जाता था। आज अंग्रेजी जिसकी प्रभुता, जिसका वर्चस्व दुनिया के तमाम मुल्कों में है, हमारे देश में भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम ही है, वो गवारों की भाषा कही जाती थी। और किस तरीके से वहां की नागरिकों को ये बात कचोटती थी और एक जन आंदोलन अपनी भाषा को लेकर के पैदा हुआ और उन्होंने फ्रेंच भाषा को बदलने का बीड़ा उठाया। और किस तरीके से अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार किया गया, कितनी उसकी ग्रहणशीलता, जैसे अभी संयोजक साथी बोल रहे थे, आचरण शक्ति, इस सारी व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयास हमारे विद्वानों ने किया है। उसकी हिंदी की ग्रहणशीलता को बढ़ाया है, हिंदी का व्याकरण लचीला है, उसकी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, समुन्नत है, उसका साहित्य तो इतना उर्वर है कि उस पर अलग से बात करने की बात है कि उसमें सारी प्रगतिशीलता, सारी मानवीय संवेदनाएं, ऐसी अनुभूतियां जो मनुष्यता की बेहतरी के लिए संरक्षित होती हैं, वो हमारे साहित्य में मौजूद है। उसमें प्रतिरोध की गहरी चेतना मौजूद है। कबीर जैसा कवि, प्रेमचंद और परसाई जैसे कथाकार और व्यंगकार, नागार्जुन जैसे कवि मौजूद हैं। तो वो दुनिया में सिरमौर होने के लिए साहित्य तो पर्याप्त है, संख्या बल से पूरी दुनिया में कोने कोने में व्यवहार के लिए तो वो है। लेकिन विशुद्ध हिंदी पट्टी में, हिंदी भाषियों में यह गरिमा बोध, अस्तित्व बोध अभी नहीं आया है कि वह माध्यम भाषा के रूप में, शिक्षा का माध्यम के रूप में जिंदा रहे। ये सही है कि दुनिया की जो ताकतवर भाषाएं हैं, उन्हें अकस्मात हम उनकी उपेक्षा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए कि कितनी गलत नीति फॉलो होती है। हमारे हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया जा रहा है। कोशिश ये हो कि हमारे हिंदी भाषियों को हिंदी मजबूत करके उन्हें बेहतरीन अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाए, कि बजाय अंग्रेजी मीडियम में हमारे स्कूल तब्दील किए जा रहे हैं। जो समृद्ध परिवार है, वो घर के एक्सपोजर से, उनके पास ट्यूटर हैं, घर में व्यवहार कर सकते हैं, वो भी एक पीढ़ी पहले सीखे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी में दक्ष तो कर ले रहे हैं। क्या नितांत ग्रामीण इलाकों में, जहां के बच्चे ढंग से खड़ी बोली भी बोलना, जहां के नागरिक अंग्रेजी बोलना बोलते हैं और वो खड़ी बोली का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, वहां भोजपुरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो खोले जा रहे हैं, क्या उन्हें वो बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है? वो कौआ चला हंस की चाल वाली उनकी स्थिति हो रही है। वो अपनी भाषा में भी जो बात जंगम कर पाते, अपनी तेज मेधा के चलते, उनमें से जो कोई बच्चे अच्छे अध्यापकों और संजीदगी से अगर पढ़ाई हो तो अपनी माध्यम से जो चीजें सीख पाते, अब वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके परिवेश में वो भाषा सिरे से नदारत है जिसमें वो शिक्षा लेने जा रहे हैं। तो हिंदी की मजबूती का सवाल प्राथमिक कक्षा से लेकर शोध तक हिंदी विषय को, हिंदी भाषा को मजबूत करने की है। उसका व्याकरण, उसका साहित्य, उसकी शब्दावली कहीं से भी कमतर नहीं है। मैं इंटरमीडिएट तक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और अपने अनुभव से कह सकता हूं कि त्वरण, मंदन, अपसरण, परासरण, उपापचय से लेकर के प्ररोध तक, उष्माधारिता से लेकर के केशिकत्व तक जितनी शब्दावलियां हैं,
विज्ञान की जो हिंदी में अनुदित की गई हैं, उनसे मुझे हिंदी की पारिभाषिक शब्दावलियों में, विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावलियों में समझने में सुविधा हुई। विज्ञान विषय को, गणित विषय को, जो भी उन्हें समझने और उनको मौलिक रूप से ग्रहण करने में सुविधा हुई। तो मैं कैसे मान लूं कि विज्ञान के लायक मेरी भाषा नहीं है? विधि में अभी व्यवहार में ही कम है। तो कुल मिला जुला के, लेकिन हमारे विद्वेताओं ने अनुदित की है। सुभाष कश्यप जी ने, डीडी बसु ने जो किताब लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है, डीडी बसु ने मौलिक रूप से हिंदी में लिखी है, तो हम उसमें ऐसा नहीं हम विधि की प्रणाली को, शासन को व्यक्त ही ना कर पाए, ऐसी हमारी हिंदी भाषा नहीं है। उसकी सब संपदा लाख से ऊपर है और उसका मूल आधार संस्कृत और दूसरी जो आर्य भाषाएं हैं, मध्ययुगीन, अपभ्रंश आज से जुड़ी हुई है। तो जिस तरीके से 11 गण है संस्कृत में धातुओं के, क्रियाओं के, उससे शब्दों की निर्माण की असीम संभावना है हिंदी में। तो कुल मिला जुला कर मैं आज के इस अवसर पर अपने विद्वान साथियों से ये अपील करता हूं कि वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्तिगत स्तर पर उद्यम हो पाए वो करें। अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं उन्हें पढ़ने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित करें और उनमें हिंदी भाषा के प्रति गौरव का बोध जगाएं। क्योंकि भाषा सिर्फ वो मतलब व्यापार का जरिया ही नहीं है, वो संस्कृति का वाहक होती है। हमारी संवेदनाएं, हमारे सुख दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारे पुरखों की परंपराएं, रीतियां, नीतियां, वो बह करके जिस जरिए आती हैं वो भाषा की ही नदी है। तो मैं एक बार पुनः इस मंच पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, विद्वत साथियों को सादर अभिवादन करते हुए आयोजक मंडल के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज के इस अवसर पर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने जिस तरीके से विस्तार से हिंदी भाषा और साहित्य की व्यापकता और उसकी सविग्राह्यता के विषय में अपने विचार रखे, वो निसंदेह इस बात की ओर संकेत देते हैं कि जो नीति नियामक दशाएं हैं, जो नीति नियामक अवस्थाएं हैं, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अगर हम हिंदी को विश्व स्तरीय भाषा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो केवल इंटरटेनमेंट का विषय नहीं होना चाहिए, वो केवल अनुवाद का विषय नहीं होना चाहिए, केवल बाजारवाद का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की जो सशक्त उसकी क्षमता है, उसको हम विश्व स्तर पर स्थापित करें। इस ओर हमारा प्रयास हो तो हम भारतीय भाषा को, हिंदी भाषा को हम निस्संदेह एक विश्व स्तरीय परिदृश्य पे उसको समृद्ध तरीके से विस्तारित कर सकते हैं, व्यापक ढंग से उसको प्रसारित कर सकते हैं। इस भावना के साथ हम आज इस विश्व हिंदी दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और निस्संदेह ये एक ऐसा मंच है, एक वैचारिक मंच है, जिसके माध्यम से हम विचारों के द्वारा और अपने उद्बोधनों के द्वारा निस्संदेह एक ऐसा माहौल और एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम सभी प्रभावित हों। और अपनी दैनिक जीवन में कई बार ये होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं कि ये उस विषय को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो प्रयास होता है, और प्रयास क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस कड़ी में हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि आज के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इंटरटेनमेंट के नाम पर कैसी हिंदी परोस रहे हैं। वो ऐसी मिश्रित हिंदी है जो केवल इंटरटेनमेंट तो दे सकती है, लेकिन हमारी संवेदनाओं को, मानवीय संवेदनाओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को, भारतीय परंपराओं को, संस्कारों को उस ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सकती है जिस ढंग से वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। और निस्संदेह वो हमारी सोच को, हमारी भारतीय विचारधारा को कहीं न कहीं उसका नुकसान करती है। तो मैं आपके उद्बोधन से मैं यही निष्कर्ष निकाल पाया हूँ कि जो नीति नियामक अवस्थाएं हैं, उन नीति नियामक शक्तियों को हिंदी भाषा को सशक्त और सबल समृद्ध बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। वो हमारी इंटरटेनमेंट की भाषा केवल न रह जाए, बाजारवाद की भाषा न रह जाए, और केवल अनुवाद के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, अनुवाद निस्संदेह बहुत बड़े पैमाने पर अनुवाद किया जा रहा है
और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम पूरे विश्व पटल पे हिंदी साहित्य को हम अनुवाद के माध्यम से अलग विषयों में जो अनुवाद किए गए हैं वहाँ उसको पहुँचा सके हैं, लेकिन वो केवल वहीं तक सीमित न रह जाए, उसको उसके आगे तक ले जाया जाए, ऐसा हम प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए और एक ऐसी आभा विकसित करनी चाहिए। और मैं जहाँ अभी आपने कहा कि हिंदी भाषा जो है वो मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की सबसे सशक्त माध्यम है और किस तरीके से वो अभिव्यक्त करती है, मैं एक कविता के माध्यम से बात को समाप्त करना चाहूँगा। कविता मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती है। साहित्य मानवीय अभिव्यक्तियों का सबसे सशक्त माध्यम है। अगर हम भाषा एक जानवर और जो एक मनुष्य है उसके बीच का भेद यही है कि वो भाषा के माध्यम से अपनी संवेदनाओं और अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। तो मैं उसी पर एक कविता के साथ बात को आगे ले जाऊंगा। कविता है, जग की ठोकर खाकर मैंने जीवन भर उपहास जिया है, जग की ठोकर खाकर मैंने जीवन भर उपहास जिया है, रहा भटकता द्वारे द्वारे, रहा भटकता द्वारे द्वारे, सपने सारे रहे कुंवारे, जन्मों से चादर मैली हैं, कबीरा की आंखें गीली हैं, अधरों पर तो मुस्काने हैं, अंदर से संतरास जिया है, अधरों पर तो मुस्काने हैं, अंदर से संतरास जिया है। सतरंगी सपने क्या होते, सतरंगी सपने क्या होते, दुनिया में अपने क्या होते, जग में रहकर जान न पाया, सोच रहा क्या खोया क्या पाया, 56 व्यंजन होते होंगे मैंने तो उपहास जिया है, 56 व्यंजन होते होंगे मैंने तो उपहास जिया है, स्वप्निल तितलियां सदृश उड़ गए, स्वप्न तितलियों सदृश उड़ गए, संगी साथी किधर मुड़ गए, पनघट प्यास सजोई, चौखट चौखट आशा रोई, सिंहासन को ठोकर मारी, मैंने तो वनवास जिया है, मैंने तो वनवास जिया है। इस क्षमता को कि भाषा जो है वो हमारी संवेदनाओं की सबसे सशक्त माध्यम है, उसको अभिव्यक्त करती है। इस भाव के साथ मैं इस ई संगोष्ठी के समापन की ओर हूँ। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विष्णु मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे अतिथि साथियों और अतिथि वक्ताओं और हमारे प्रतिभागियों और हमारे सभी विद्वान साथियों जो इस मंच से जुड़े हुए हैं वो उनको एक प्रति महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर विष्णु मिश्रा जी। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज विश्व हिंदी दिवस पर जो महाविद्यालय परिवार ने एक वेबिनार आयोजित किया जिसका विषय था वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा व साहित्य संभावनाएं और चुनौतियां, इसमें उपस्थित हमारे जो श्रोतागण थे डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी और डॉक्टर विद्याचरण जी, आप एक मिनट सर। हाँ। आप सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे इस महाविद्यालय परिवार से एक अवसर मिला है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूं। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि धन्यवाद का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं दोनों लोगों के वक्तव्यों को सुनता रहा और कुछ विचार, कुछ प्रश्न भी आया दिमाग में, और ये मुझे मालूम है कि सर लोगों ने जो बात यहाँ रखी वह ऐसी चीज थी कि जैसे विद्याचरण जी ने अपनी बात में जो भाषा की प्रगति के लिए ज्ञान और विज्ञान कैसे भाषा में समाहित हो इस पर जोर दिया, और हमारे दूसरे वक्तागण प्रवीण कुमार यादव जी ने बहुत ही जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उस पर जोर दिया कि कैसे हम हिंदी भाषा का विकास कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी प्रश्न दिमाग में बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को ये लोग निकालते चले गए, और जब धन्यवाद ज्ञापन का अवसर आया तो सारे प्रश्न अपने आप ही समाहित हो चुके हैं जो मेरे मन में थे। मेरा अपना एक विचार था कि भाषा का विकास विज्ञान के रूप में नहीं होगा। विज्ञान, हम लोग भाषा को, साहित्य को विकसित करना चाहते हैं, पर जो विज्ञान है, विज्ञान की शिक्षा हम इंग्लिश में लेते हैं, अंग्रेजी में लेते हैं। जब तक भाषा जो है विज्ञान में नहीं समाहित होगी,
विज्ञान को अपने भाषा में नहीं लाएंगे, जैसे कि और देशों में जहां अंग्रेजी नहीं है वहां पर ऐसा होता है, तब तक हम लोग उसकी तरफ बहुत अच्छी तरीके से, सम्मानित तरीके से नहीं बढ़ेंगे। आज जो प्रवीण कुमार जी ने बताया कि स्कूल्स में एडमिशन लड़के फेल हो रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि रोजगार की संभावनाएं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से ज्यादा है, हिंदुस्तान के बाहर भी है। तो जब तक विज्ञान को हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हिंदी भाषा में, तब तक शायद ये प्रगति जो है थोड़ी सी परेशानी होगी। मैं इस अवसर पर सबसे पहले अपने डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आलापुर अम्बेडकर नगर से हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने यह हम लोगों को अवसर दिया, आप आए और हम लोगों को इस अपने विचार से यहाँ पर लाभान्वित किए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विद्याचरण जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर गौरी बाजार देवरिया से हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपके बारे में चर्चा हम लोग करते रहते हैं और राजीव सर के माध्यम से और दिग्विजय जी के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुप्ता मैडम को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उनका ही दिशा निर्देशन है और सच में कहा जाए तो उनके कारण ही इतनी मेहनत से हम लोग हर एक कार्यक्रम को बहुत ही संजीदा होकर करते हैं और उसको प्रगति तक ले जाते हैं। नहीं ले जाते हैं तो प्राचार्य मैडम ही निर्णय लेंगी, पर हम लोग अपना प्रयास करते हैं और उसको आगे तक बढ़ाते हैं। तो मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिग्विजय नारायण जी जो हैं, वो जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और हमारे यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से विषय वस्तु यहाँ पर प्रस्तुत किया और विश्व हिंदी दिवस पर हम लोगों को जोड़ा, तो दिग्विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्राचार्य मैडम के दिशा निर्देश पर जो सूत्र तैयार करते हैं हमारे यहाँ, वो श्री राजीव यादव जी हैं, जो हम सभी से मेहनत निकलवाते हैं। उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह जब एक फ्रेम बनाते हैं, उसी फ्रेम में हम सारे लोग लग कर काम करते हैं। तो यह उनका एक कुशल नेतृत्व है, जिस कारण से हमारा महाविद्यालय लगातार ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। श्री राजीव यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने समस्त प्राध्यापक, जो भी हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, डॉक्टर सदानंद राय जी, डॉक्टर रंजना सिन्हा मैडम, डॉक्टर विमलेश कुमार मिश्रा जी, और जितने भी हमारे साथी हैं जो हमारे बाद हैं, सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी जो हमारे प्राध्यापक लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ी हुई हैं, सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आयोजन समिति और महाविद्यालय परिवार की तरफ से ये जो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें आप सभी ने प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम को सफलता की ओर अग्रसर किया। इसके लिए आप सभी का अभिवादन और धन्यवाद। और डॉक्टर श्रीधर दुबे सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी महाविद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है कि वो कार्यक्रम से जुड़े। और मैम, मैं आपकी अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को यहीं समापन की ओर ले चलता हूँ। पुनः धन्यवाद राजीव जी। और मैंने इतनी बातें सुनी, मैं साहित्य की तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी करें अपने भाषा पर बिल्कुल मतलब बिल्कुल उस पर दृढ़ निश्चय रहें और अपनी भाषा पे गर्व करें। और जो आप कर रहे हैं, हमें हीनता की भावना नहीं, मेरा भाषा जो है हिंदी है वो श्रेष्ठ है, अगर मेरे मन में ये जज्बा होगा तो निश्चित रूप से आज का जो दिवस है वो सार्थक होगा। और इस परिचर्चा से बहुत सारी बातें आए, निसंदेह सभी प्राध्यापक इसको समझेंगे और मंथन करेंगे कि इसको कैसे और आगे अच्छा विश्व पटल पे हम ले जाएंगे। और इसी के साथ आप समाप्त करिए, फिर पुनः हम लोग मिलेंगे ऐसी चर्चाओं पे और नई बातें कुछ आएंगी। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी है हम, हिंदी राष्ट्र है हमारा, और हिंद की जो परिकल्पना है, जो हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा और मातृभाषा का जो ये संकल्प है, उसको हम अपने जीवन में दोहराएं और आगे ऐसे ही इस तरह के कार्यक्रमों को अपने कोशिश करें। अलग अलग भाषाएं सीखें, लेकिन हिंदी को हृदय से लगा के रखें और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में हिंदी का प्रयोग करें। ऐसी आशा और शुभकामनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं समापन
की ओर ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।